हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज सिंह कुशवाहा और आप देख रहे हैं टीचर टाउन। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो पेपर है वो है 11/11/2018 का पीआरटी का पेपर है और हम कर रहे हैं इसमें पेडागोजी सेक्शन जो 100 नंबर का था। इसके पहले एक वीडियो आ चुका है जिसमें 1 से 40 तक क्वेश्चन थे और अब ये जो दूसरा वीडियो है जो है 41 से लेके 100 तक होंगे इसमें क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक डैश एक विशेष समाज और संस्कृति की उपज होती है। देखिए दोस्तों, प्रत्येक अगर आप देश लिखोगे तो एक विशेष समाज और संस्कृति की उपज है, ये कहना गलत है। ठीक है, एक विशेष संस्कृति समाज और संस्कृति, एक देश में कई समाज और संस्कृति होती है। ठीक है कि नहीं, विशेष समाज का नहीं होता है और संस्कृति का नहीं होती है। एक देश में कई समाज और कई संस्कृतियाँ हो सकती हैं। ठीक है, राष्ट्र एक ही बात है। राज्य तो एक राज्य भी विशेष समाज और संस्कृति की उपज नहीं होती है, वह विभिन्न प्रकार की समाज और संस्कृति की उपज होती है। तो यदि आप 3 ऑप्शन रखोगे भी तो ये सूट नहीं बैठ रहा है। ठीक है, लेकिन जो प्रत्येक भाषा एक विशेष समाज और संस्कृति की उपज होती है, यही रीजन तो होता है कि अलग अलग समाज और संस्कृति की भाषा अलग अलग होती है और यही रीजन है कि भारत में लगभग 1600 क्या है भाषाएं हैं, क्योंकि अलग अलग समाज इंडिया में बहुत ही विभिन्नता पाई जाती है, अलग अलग संस्कृतियां हैं बहुत ज़्यादा, है ना। तो इसलिए जो है अलग अलग भाषाएं हैं, इसलिए हमारे यहाँ पर जो है लिंग्विस्टिक जो है क्या पाई जाती है, विविधता पाई जाती है, डाइवर्सिटी पाई जाती है, भाषा विविधता पाई जाती है। ठीक है, अगला, आईसीटी का मुख्य उपयोग क्या होता है। सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, आईसीटी होती क्या है, तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, माने हम कि क्या टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या कर सकें, संचार या कम्युनिकेशन की के लिए जानकारी प्राप्त कर सकें। तो इसका है प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचार। प्रौद्योगिकी माने होता है टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी का मतलब क्या होता है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से संचार के लिए जानकारी प्राप्त करना, यही अपना मुख्य उद्देश्य है ना। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, कौन सा भाषा का एक चित्रात्मक प्रतिनिधित्व है। देखिए, भाषा को जब हम लिपिबद्ध कर देते हैं तो लिपिबद्ध करना क्या कहलाता है, हमने चित्रों में प्रो दिया, क्योंकि जो लेटर होते हैं जो हम लिखते हैं, जैसे जो लिपि होती है वो क्या है, वो चित्री तो है नहीं, ये बात समझ में। तो लिखना, जब हम लिख देते हैं किसी भाषा को तो वो चित्रात्मक प्रतिनिधित्व करती है, माने किसी भाषा का लिखना ही, लिखने में क्या चित्री तो है। हमने ए साउंड को एक विशिष्ट चित्र दे दिया, आ साउंड को एक विशिष्ट चित्र दे दिया, ठीक है कि नहीं। तो लिखना एक क्या है, चित्रात्मक प्रतिनिधित्व है एक भाषा का। ठीक है कि नहीं। चलिए, निम्नलिखित में ऐसे कौन सा गणित में अनुप्रयोग कौशल का उपयोग, यहाँ पर बच्चा अपना जो गणित की स्किल है, जो मैथमेटिक्स स्किल्स है, उसका उपयोग एप्लीकेशन कर रहा है उसकी वातावरण में। तो मौलिक अवधारणाओं और गणित की प्रक्रियाओं के बारे में स्पष्टता प्रदान करना, तो ये तो क्या है, इसमें एप्लीकेशन थोड़ी है, ये तो वही है कॉग्निटिव लेवल में, माने एक तरीके से अवधारणा है ना, कंसेप्ट है, तो कंसेप्ट तो अमूर्त होते हैं, तो इसमें एप्लीकेशन कहाँ दिख रही है ना। नियमितता, अभ्यास, संयम, आत्मनिर्भरता और कड़ी मेहनत जैसी आदतों का विकास करना, तो ये तो क्या है, ये तो मूल्यों का विकास हुआ है। ठीक है, अगला, दैनिक जीवन में अवधारणाओं और प्रक्रियाओं का उपयोग। जी, अगर दैनिक जीवन में, कहाँ पर, दैनिक जीवन में, जैसे ही बच्चे के वातावरण में कोई काम करते हैं जो दैनिक जीवन उपयोग करते हैं, तो वहाँ वो एप्लीकेशन करता है, किसी भी चीज़ का हो, अपन दैनिक जीवन में ही उपयोग करेंगे तो वही तो एप्लीकेशन है। तो दैनिक जीवन में अवधारणाओं और प्रक्रियाओं का उपयोग करे तो वही क्या है, गणित मैथमेटिक्स की जो है अप्लाइड स्किल है। ठीक है कि नहीं। विद्यार्थियों में गणित के लिए रुचि और आत्मविश्वास विकसित करना, तो विद्यार्थियों में के लिए रुचि और आत्मविश्वास विकसित करना, ये क्या है, ये तो एक टीचर का काम है। ठीक है, जब विषय का एक सरल पूर्व प्रेषण दिया जाता है और अगले वर्षों में और ज्ञान प्रदान किया जाता है तो इस दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है। तो ये क्या है, जब विषय का एक सरल पूर्व प्रेषण दिया जाता है, यानी कि क्या करते हैं हम पहले ही उससे संबंधित हम किसी चीज़ को इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि आगे आने वाले समय में ये पढ़ेंगे, तो उसे कहते हैं संकेत कोसेंट्रिक अप्रोच कहते हैं। क्या कहते हैं, कोसेंट्रिक अप्रोच कहते हैं। ठीक है, जब विषय का एक सरल पूर्व प्रेषण दिया जाता है, जैसे मान के चलो हमें आगे जाके बच्चों को बहुत मतलब नंबर सिस्टम पढ़ाना है, तो पहले ही से हम छोटा छोटा नंबर सिस्टम पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, अच्छा 3 4 5 6 7 तक, है ना। तो फिर आगे जाके मालूम है कि क्या पढ़ा रहा है ना, तो इसे कहते हैं कोसेंट्रिक, क्या कहते हैं, कोसेंट्रिक दृष्टिकोण कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सेंटर एक ही है, आप धीरे धीरे करके उससे क्या सर्कल बढ़ाते जा रहे हैं, है ना। जैसे ये आपने देखा होगा कि सेंटर एक ही है सब सर्कल का, लेकिन सर्कलों का जो रेडियस है या जो वो क्या बोलते हैं उसको डायमीटर, वो बढ़ता चला जा रहा है। इसका अर्थ क्या निकला, इसका अर्थ निकला कि मुद्दा एक ही है। अब उसका जैसे
क्लासें बढ़ती जा रही है उसका जो एरिया है, जो डोमेन, उसको बढ़ाते चले जाए। जब बच्चा छोटा था तो केवल संख्याएं सिखाई, संख्या क्या होती है। बड़ा हो गया तो संख्या क्या होती है, संख्या कौन कौन सी संख्या होती है। और बड़ा हो गया तो संख्याओं को संबंध सिखा दी। और बड़ा हो गया तो संक्रियाएं सिखाई। और बड़ा हो गया तो उनका दैनिक जीवन में उपयोग और कहाँ कहाँ पर उपयोग होता है, और उनकी बहुत कठिन कठिन संक्रियाएं है ना। तो ये क्या कोसेंट्रिक अप्रोच है ना। पिन ड्रॉप साइलेंस, चेंज ऑफ हार्ट। देखो पिन ड्रॉप साइलेंस, सबसे पहली बात ये पिन है। पिन ड्रॉप साइलेंस क्या, चेंज ऑफ हार्ट, ईच एंड एवरी। तो इसका एक ही अर्थ होता है जैसे वाक्यांश कहाँ पाए जाते हैं, तो जो पाए जाते हैं भारतीय अंग्रेजी में। कहाँ पर, भारतीय अंग्रेजी में। और ये आप कहाँ से पूछा इन्होंने, तो देखो इग्नू की जो बुक्स आई थी 2017 में, जो उन्होंने वो करवाई थी ना इग्नू से डीएड, तो उसकी किताब से डायरेक्ट पूछ लिया गया ईच एंड एवरी। ये सारी जो है जो विशेषता है, जो इंग्लिश, जो इंडिया की इंग्लिश है, अंग्रेजी है, वो उसमें इस चीज़ों का जो है देखने को मिला। तो भारतीय अंग्रेजी, ठीक है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि आपने अगर पढ़ी होगी तो ही कर पाओगे, इसमें लॉजिक नहीं लगेगा, है ना। भाषा सीखने में किसे ग्रहणशीलता कौशल के रूप में जाना जाता है। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, जो लैंग्वेज स्किल होते हैं, जो भाषाई कौशल होते हैं, उनको प्रमुख रूप से 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। किसके आधार पर, ज्ञान के लेन देन के आधार पर, कि आप मतलब नॉलेज ले रहे हो कि दे रहे हो। तो देखो एक है, एक को कहते हैं हम क्या, रिसेप्टिव स्किल्स, और दूसरे को कहते हैं क्या, एक तरीके से प्रोडक्टिव स्किल, ठीक है। रिसेप्टिव स्किल और प्रोडक्टिव स्किल। रिसेप्टिव माने ग्रहणशील कौशल, माने इन कौशलों के माध्यम से हम सूचनाओं को ग्रहण करते हैं। और दूसरा होता है प्रोडक्टिव, माने उत्पादन करते हैं, हमारे अंदर जो नॉलेज है उसका हम उत्पादन कर पाते हैं। तो अब लॉजिक लगाओ मेरे दोस्तों, आप बताओ, आप सुन रहे हो तो जो बताओ सुनने के द्वारा आप नॉलेज ग्रहण कर रहे हो कि आप अपनी नॉलेज को बाहर निकाल रहे हो। स्वाभाविक सी बात है, सुनते हैं तो दूसरे की बातें सुन रहे हैं, दूसरे की भाषा सुन रहे हैं, तो नॉलेज आ रही है ना। ये चीज़ कोई चीज़ पढ़ रहे हो लिखी लिखाई, तो नॉलेज आ रही है, तो किसी हम ग्रहण कर रहे हैं ना। तो किताब पढ़ने से जो चीज़ लिखी है किताब में भाषा के रूप में, भाषा के माध्यम से वो चीज़ ग्रहण कर रहे हैं ना, तो क्या होगा, सुनना और पढ़ना दोनों रिसेप्टिव स्किल है, क्योंकि इनके माध्यम से हम ज्ञान या नॉलेज को या जो भी है उसको क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। और प्रोडक्टिव स्किल क्या है कि हम अपने अंदर जो अभिव्यक्ति जो हम उसको निकाल रहे हैं। तो एक तो बोलने से निकाल सकते हैं, लिखने से। जैसे आपके अंदर कोई विचार है तो या 2 ही तरीके से बाहर निकालने का, या तो आप लिखकर उनको प्रकट करते हैं, ठीक है, लिखकर एक डायरी पे लिखते हैं या किताब लिखते हैं, या फिर आप बोल कर प्रकट करते हैं। ये चीज़ समझ में आ रही बात की नहीं। तो क्या हुआ, सुनना और पढ़ना हुआ क्या, ग्रहणशील कौशल या रिसेप्टिव कौशल, या इसको कहते हैं अर्जन कौशल, ठीक है, अर्जन स्किल, ठीक है, अर्जन कौशल, ठीक है। और प्रोडक्टिव स्किल क्या हुआ, प्रोडक्टिव स्किल हुआ बोलना और लिखना। तो पहला जो ऑप्शन है इसमें वो है किसका, प्रोडक्टिव स्किल का, और जो चौथा ऑप्शन है वो है रिसेप्टिव स्किल का। तो चूंकि क्या पूछा है, ग्रहणशील कौशल कौन से, तो कौन सा, सुनना और पढ़ना ग्रहणशील कौशल है, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से किसे भाषा समझने के उद्देश्य के रूप में माना जाता है। शब्दावली का उपयोग करना, वक्तव्य को समझना, अपने शब्दों में केंद्रीय विषय बताना, या प्रभावी ढंग से पढ़ना। तो देखो निम्नलिखित में किसी भाषा समझने के उद्देश्य से, तो भाषा समझ रहा है तो यानी कि पढ़ रहा होगा वो। तो अब ये बताओ, यदि आप पढ़ रहे हो कोई चीज़, तो उस जो वक्तव्य कहा गया या सुन रहे हो आप, या तो आप पढ़ रहे हो या सुन रहे हो, रिसेप्ट कर रहे हैं ना। अब उसको समझोगे, तो समझने का कौशल तभी आप में होना चाहिए कि जब आप क्या कर रहे हो, रिसेप्ट कर रहे हो। तो वक्तव्य को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, भाषा को समझना इंपॉर्टेंट होता है ना। तो उसमें शब्दावली क्या है, कई बार तो बच्चे तोतली बोली में बोलते हैं, लेकिन उसका वक्तव्य समझ जाते वो कहना क्या चाह रहा है। जैसे बच्चे ने कहा पापा, जैसे, या मम्मी पप्पा। अब उसने ये तो नहीं कहा कि मम्मी पानी दे दूँ, इतना बड़ा वाक्य नहीं बोला ना, लेकिन उसका भाव समझ गया, उसका वक्तव्य समझ गया वो कहना क्या चाह रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कौशल कोई भी हो, सबसे इंपॉर्टेंट चारों कौशल में से LSRW, ठीक है, सुबोपली। तो सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, चारों कौशलों में सबसे जो इंपॉर्टेंट अगर कभी पूछा जाए तो वो होता है समझना। अपने जो मंतव्य है उस वाक्य में जो कहा गया है या उस चीज़ में जो चीज़ कही गई उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संचार का हिस्सा नहीं है। अब संचार मानो कम्युनिकेशन। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, एक होता है रिसीवर, एक होता है सेंडर। तो रिसीवर को बोलते हैं क्या, प्राप्तकर्ता, और सेंडर को बोलते हैं प्रेषक, और जो भेजते हैं वो कहलाता है संदेश। तो ये तो क्या है, कम्युनिकेशन के क्या है, कम्युनिकेशन के क्या है, तो कम्युनिकेशन के ये तो भाग हैं, लेकिन परिभाषा कोई भाग नहीं है। जैसे आप जो वीडियो देख रहे होंगे जब, तो देखो मैं कौन हूँ, तो मैं हूँ प्रेषक, सेंडर। और आप कौन हैं, तो आप हैं रिसीवर। और मैं क्या भेज रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ भाषा, तो वही भाषा तो आपके कानों में जा रही होगी ईयरफोन के माध्यम से। तो एक संदेश जा रहा है ना, मैं कोड बोल रहा हूँ भाषा के, वो कोड आप जानते हो कि इनका मतलब क्या है। तो आपको समझ में आ रही चीज़ें, क्या रही समझ में चीज़ आ रही हैं, ठीक है कि नहीं। तो ये तीनों ही जो भाग हैं वो क्या है, वो कम्युनिकेशन के हैं, लेकिन परिभाषा कम्युनिकेशन के भाग नहीं है, ठीक है जी।
अगला, असेसमेंट हेल्प्स टीचर्स टू, माने आकलन जो है शिक्षक को हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? तो ग्रेड स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट को ग्रेड करने में, डेवलप कंपटीशन एमोंग हाई अचीवर्स, तो जो उच्च उपलब्धि वाले बच्चे हैं उनमें कंपटीशन के को बढ़ावा देती है, ठीक है। तो ये गलत है ना। तो देखो हमें वर्तमान में रचनावादी अप्रोच है ना, तो हम ग्रेड पे फोकस कर रहे हैं कि बच्चा कितना ग्रेड लाए। बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करे और बच्चा जो है रचनावादी तरीके से और जो है बिल्कुल एकदम खुले वातावरण में, ठीक है, और एकदम जो है डेमोक्रेटिक वातावरण में अपने ज्ञान का निर्माण करते हुए अपने आप को खुद संभाले, अपनी लर्निंग का खुद रेगुलेट करें, ठीक है। टू प्लान देयर टीचिंग स्ट्रेटजी, बिल्कुल सही। असेसमेंट, हम जब बच्चे का असेसमेंट लेते हैं, असेसमेंट ये तय करता है कि बच्चा आपकी बात को कहाँ पर नहीं समझ पा रहा है या कौन सी चीज़ नहीं समझ पा रहा है। तो आप अगली बार जब उसको फैसिलिटेट करो, जब उसका क्रियान्वयन करो, जब आप सुगमीकरण करो, तो उनमें आप स्ट्रेटजी को क्या करो, चेंज करो कि बच्चे को ये वाला कंसेप्ट क्यों समझ में नहीं आ रहा है। तो आप दूसरी स्ट्रेटजी की तरीके, तो हम क्या करेंगे, अगली जो प्लान करने के लिए अगली स्ट्रेटजी, टीचिंग स्ट्रेटजी या शिक्षण जो रणनीति है उसको तय करने के लिए ये चीज़ होती है, ठीक है। तो असेसमेंट इसलिए किया जाता है, ठीक है। अब है प्लीज पेरेंट्स, तो क्या माता पिता को जो है खुश करने के लिए? बिल्कुल नहीं। तो ये पहला, दूसरा और चौथा गलत है। का टू प्लान देयर टीचिंग स्ट्रेटजी, बिल्कुल ये ठीक है। ज्ञान विस्फोट से क्या मतलब है, ठीक है, इसे कहते हैं नॉलेज बम्बार्डमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो नॉलेज का जो मतलब एक तरीके से क्या हुआ है, विस्फोट हुआ, उसका क्या मतलब है? तो देखो इसका मतलब सीधा सीधा था ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग, कि हम ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो टेक्नोलॉजी है उसका क्या कर रहे हैं, बहुत जो दुरुपयोग कर रहे हैं, उसे हम ज्ञान का विस्फोट कहते हैं, ठीक, ज्ञान विस्फोट कहते हैं, ठीक है जी। अब व्हाट इज लैंग्वेज एक्विजिशन, देखो दोस्तों, एक होती है लैंग्वेज लर्निंग और एक होती है लैंग्वेज एक्विजिशन। एक बात बताओ मेरे दोस्तों, जब आपको क्या हिंदी सिखाई गई? आप अपने आप बोलना। जब आप स्कूल में भी नहीं गए थे, जब 4 साल के थे, तो रचनावादी जो है कहते हैं या पेडागोजी कहती है कि एक बालक उम्र 4 तक, मतलब वर्ष 4 तक अपने आसपास में उपस्थित जो भाषा है उस भाषा में जो है पूरे वाक्यों में अपनी बात को रख सकता है, मतलब कह सकता है, सुन सकता है, समझ सकता है और आंसर दे सकता है। यानी कि वो पूर्ण रूप से प्रवीण हो जाता है कि वो कम्युनिकेशन कर सके जो भाषा उसके आसपास बोली जा रही 4 वर्ष में, ठीक है, अपने आप हो जाता है। ये क्यों हो गई? आप उस बच्चे ने उसके आसपास में जो बोली जा रही भाषा 4 वर्ष में चले सीख ली, क्योंकि उसने भाषा का अर्जन किया है। कैसे? उसने कोई एफर्ट नहीं लगाया, उसके चारों ओर थी, वो भाषा वातावरण में थी, उसने उसको क्या की, एक्वायर की, अपने आप सब कॉन्शियस माइंड में रखते हुए तो क्या की, अपने आप एक्वायर कर ली, ठीक है। तो एक कोई मतलब होता है कि जब हम किसी भाषा को पढ़ाते नहीं है फॉर्मल तरीके से, अपने आप वातावरण में होती है, उससे वो लगातार इंटरेक्शन करता रहता है और लगातार वो सीख जाता है, उसे कहते हैं लर्निंग एक्विजिशन। और लर्निंग एक्विजिशन में जो हमारा मस्तिष्क की अवस्था होती है वो होती है सब कॉन्शियस माइंड या अर्धचेतन अवस्था में होता है हमारा माइंड, ठीक है। और जबकि जो अधिगम किया जाता है, क्या किया जाता है, भाषा का अधिगम किया जाता है, उसमें एफर्ट लगाना पड़ता है, उसमें प्रयास करना पड़ता है, उसमें फॉर्मल जो है तैयारी करनी पड़ती है, कोई पढ़ाता है प्रॉपर समय, उस पर डिसिप्लिन होती है, उसमें सूत्र या भाषा को रटना पड़ता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, किसमें? भाषा अर्जन में, ठीक है। तो भाषा अर्जन इज तो लैंग्वेज इज सब कॉन्शियसली लर्नड, बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है। हम जो है भाषा को जो है लैंग्वेज एक्विजिशन में भाषा को हम अर्धचेतन तरीके से क्या सीखते हैं, और कॉन्शियसली कहाँ सीखते हैं? तो वो सीखते हैं लैंग्वेज लर्निंग में, ठीक है दोस्तों। और लर्निंग द रूल्स ऑफ द लैंग्वेज, तो रूल्स सिखाए जाते हैं लर्निंग में, लैंग्वेज लर्निंग में रूल सिखाए जाते हैं। फॉर्मल लर्निंग ऑफ द लैंग्वेज, बिल्कुल किसमें? लैंग्वेज लर्निंग, यानी कि भाषा अधिगम में क्या फॉर्मल लर्निंग कराई जाती है। मैं इसको उदाहरण देता हूँ, जो हिंदी है तो हिंदी में अपने आप सीख गए ना, कोई सिखाने की जरूरत नहीं पड़ी ना फॉर्मल ज़्यादा। लेकिन जो इंग्लिश है इसके लिए देखो आप बिल्कुल जो है स्पेलिंग तक याद की, अपने वर्ड तक याद की, उनकी आज भी नहीं बोल पाते फिर भी, ठीक है, क्योंकि उसका वातावरण नहीं है, इसलिए हमें एक्वायर नहीं कर रही है। और जबकि आप जाओगे जहाँ इंग्लिश बोली जाती है, वहाँ के सब्जी वाले भी इंग्लिश बोलते हैं। जैसे आप जब मुखर्जी नगर में जाओगे दिल्ली में, तो वहाँ पर जो है अनपढ़ लोग भी इंग्लिश में बोलते हैं सब्जियों के नाम। क्यों? क्योंकि उनके इन्वायरमेंट में तो वो रोज सुन रहे हैं, वो ना रोज देख रहे हैं ना, तो उसे क्योंकि उन्हें एक्वायर कर लिए वो शब्द, ठीक है। अगला, हम छात्रों में श्रवण कौशल कैसे विकसित कर सकते हैं? तो जब आपको श्रवण कौशल माने क्या, लिसनिंग स्किल, तो देखो सबसे पहली बात, जब हम ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ाते थे बच्चों को, व्यवहारवादी तरीके से पढ़ाते थे, तो हमने जो लिसनिंग स्किल को तो स्किल माना ही नहीं, कभी ध्यान ही नहीं दिया कि लिसनिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो इसलिए श्रवण अभ्यास पे हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है वर्तमान में, ठीक है। मैं वैसे भी बता रहा हूँ, तो मैं क्वेश्चन के हिसाब से भी बता रहा हूँ, और वैसे तो श्रवण कौशल कहते हैं ना, जो अच्छा श्रोता होता है वही अच्छा एक वक्ता बनता है। तो कैसे? तो श्रवण अभ्यास देना चाहिए बच्चों को, सुनने का हमें अभ्यास कराना चाहिए, ठीक है।
कहता आप को जोर से पढ़ना सिखाना चाहिए तो पढ़ना सीख रहे, कहानियाँ सुनाना तो सुना रहा है ना कि सुन रहा है, फिल्में देखना और संवाद सुनाना तो ठीक है, ये हो सकता था, लेकिन वो ठीक है, ये हो सकता था, लेकिन वो सबसे बड़ा अभ्यास दे रहा, अभ्यास में ये भी आ गया ना, फिल्में देखेंगे, संवाद, रेडियो सुनना, खेल समझ लो, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है दोस्तों। अब मातृभाषा के अलावा बच्चे दूसरी कोई भाषा कैसे सीखते हैं, तो समकक्ष सामूहिक प्रभाव माने पीयर इफेक्ट, ठीक है, ग्रुप जो समकक्ष समूह होता है, जो पीयर ग्रुप होता है, उसके इफेक्ट में जो है मातृभाषा के अलावा बच्चे दूसरी कोई भाषा सीखे जाते हैं। जैसे एक बालक है, ठीक है, एक बालक है, यदि एक बालक के जो दोस्त हैं वो बहुत ज़्यादा अंग्रेजी का उपयोग करते हैं, तो बच्चे में भी आप देखेंगे वो भी बहुत सारे शब्द अंग्रेजी भाषा के आसानी से सीख जाएगा। ठीक है, ये पीयर का जो है बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, प्रभाव होता है। ठीक है दोस्तों, तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको समझ में आएगा समकक्ष समूह प्रभाव, समकक्ष क्या होते हैं, पीयर होते हैं। ठीक है, पीयर का ग्रुप का जो प्रभाव होता है उससे वजह से बच्चे सीख जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि दोस्तों जो भाषा ज़्यादा, दोस्त जो शब्दावली का उपयोग करते हैं वो उस ग्रुप में रहने वाले सभी सदस्य भी उन्हीं भाषा या उसी शब्द समूह का उपयोग करने लगते हैं। ठीक है, अब निम्नलिखित में से कौन सा छात्रों की नेट सुरक्षा के लिए लागू नहीं होता, तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, बिल्कुल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इसलिए होता है ना कि अपन सुरक्षा कर सकें नेट की। मजबूत पासवर्ड होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। चाइल्ड लॉक सिस्टम होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। इंटरनेट पैक कोई भी सुरक्षा से संबंधित है नहीं, ये तो नॉर्मल पैक है जहाँ से इंटरनेट चल सके। ठीक है, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, समझ लो कि आप। टेक्नोलॉजी का उपयोग करने का नुकसान क्या है, देखिए हम आज जब बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ गई, उसका बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, तो हमें शारीरिक बाधा उत्पन्न हो रही है, शारीरिक जो है डिफिशियंसी पैदा हो रही है। जैसे मोबाइल आ गया या जो टीवी ज़्यादा आ गई हैं, या कह सकते हैं कंप्यूटर है, लैपटॉप में, तो इससे आंखें कमज़ोर हो रही हैं। ठीक है, लोग बाग आउटडोर गेम कम खेलना पसंद कर रहे हैं, मोबाइल पर या लैपटॉप पर या कंप्यूटर पर क्या कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, जो है वर्चुअल गेम खेल रहे हैं, जिससे जो है बहुत सारी चीज़ें जो है शारीरिक बाधाएँ उत्पन्न हो रही हैं। ठीक है कि नहीं, तो ये सीधा क्वेश्चन था, इसमें कोई ऐसा है नहीं है। ठीक है, बकाया आप पढ़ के देख सकते हो। एक पारंपरिक शिक्षक निर्देशित कक्षा में हम क्या देख सकते हैं, पारंपरिक ट्रेडिशनल टीचिंग। मेरे प्यारे दोस्तों, ट्रेडिशनल टीचिंग का अर्थ है जिससे हम लोग पढ़े हैं, है ना, रटो लिखो परीक्षा में अच्छे नंबर आए वो होशियार है। ठीक है ना, ये मतलब है कि उसने कैसे लिखा, उसने कैसे सीखा या उससे रटा क्या क्या, इसे तो समझ में बात नहीं। तो क्या बच्चों की अभिव्यक्ति नहीं सुनी जाती है, ठीक है, निष्क्रिय शिक्षा दी जा रही है, बच्चे केवल शिक्षक के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बोलते हैं, बच्चे पहल करते हैं। तो देखो ये तो रचनावादी, बच्चे पहल करते हैं, लेकिन ये तीनों ही काय के उदाहरण हैं। एक पारंपरिक शिक्षक निर्देशित कक्षा में हम क्या देखिए, तीनों ही चीज़ें देख सकते हैं। अब आपको ये चुनना है कि एक ऑप्शन लगाना, तो निष्क्रिय शिक्षा दी जा रही है, तो देखो एक ब्रॉड ऑप्शन है इसमें, देखो बच्चों की अभिव्यक्ति नहीं सुनी जाती ये भी आएगा, बच्चों को केंद्र में देखा जाए ये भी आ जाए, सब चीज़ आ जाएगी, तो इसलिए ये ऑप्शन 2 है। तो इसमें ये ब्रॉड कंसेप्ट है, ऐसे इसको समझ सकते हैं आप कि इसमें सारी चीज़ें समाहित है। समझ रहे बात कि नहीं। यदि ये 2, जैसे मान के चलो, यदि मैं तुम्हें एक उदाहरण दे देता हूँ, यदि पहले ऑप्शन में जो लोग बैठे हैं और तीसरे ऑप्शन में जो लोग बैठे हैं वो सारे ही लोग और भी लोग सब दूसरे में बैठे मिलके, तो अपन दूसरे ही लगाएंगे ना ओवरऑल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी ठीक है। अगला, यदि 18वां क्वेश्चन है, यदि आपकी कक्षा में क्षेत्रीय भाषा माध्यम का एक छात्र है, क्षेत्रीय भाषा माध्यम का एक भाषा माध्यम का एक छात्र है, तो आप उसे एक नई भाषा सीखने के लिए कैसे प्रेरित करेंगे। जैसे मान के चलो आप जो है KVS का पेपर दिया और आपका सिलेक्शन हो गया, आपको उड़ीसा दे दिया गया। ठीक है, आपको स्कूल या उड़ीसा मिल गया कोनो भी। ठीक है, एक हाइपोथेटिकल कंडीशन ले रहे हैं अपन। अब मान के चलो वो उड़िया बोलता है, आपको तो हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, और मान के चलो आपको एक आध भाषा और आती है, तो आप अब उस व्यक्ति को उस क्षेत्रीय भाषा में को सीखने के लिए कैसे मदद करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना, रचनावादी ये कहते हैं कि बच्चों को मातृभाषा में पढ़ाना है। ठीक है, तो ये मत कह देना कि उसको काय को पढ़ाना है, हम जिस भाषा में पढ़ा वो पढ़े, तो ये गलत है ना। साथियों को नई भाषा सीखने में उसकी मदद करने के लिए कहेंगे, बिल्कुल ठीक है। ये अनुवाद विधि का प्रयोग करेंगे, भाषा की किताबें प्रदान करेंगे, उससे उसकी बात में बातचीत करने की अनुमति देंगे। देखो ये चौथा वाला ऑप्शन है, ये भी ठीक है। ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन ये सबसे अच्छा साथियों को नई भाषा सीखने में उसकी मदद करने के लिए कहेंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से इसमें चौथा ऑप्शन ठीक था, उसे उसकी भाषा में बातचीत करने की अनुमति देंगे, वो बातचीत कर सके तो सब लोग भी सुने। लेकिन इसमें बातचीत पर उसमें ये पहले में भी आ रही ना, तो साथी को नई भाषा सीखने में मदद की बोलेंगे, तो यानी कि साथी भी उसकी भाषा में बातचीत करेंगे, उसकी भाषा को समझेंगे। ठीक है नहीं, उसकी शब्दावली को पकड़ने का प्रयास करेंगे। किसने कहा कि गणित मन में तर्क की आदत डालने का एक तरीका है, तो ये है जॉन लॉक। किसने कहा, ये लॉक ने कहा है। ठीक है, तो गणित मन में तर्क की आदत, तो यदि यही तो रीजन है कि यदि आपने गणित पढ़ लिया तो आप में तार्किकरण की जो है क्षमता पैदा हो जाएगी। आप किसी की बात पर बिना सर पैर के विश्वास
नहीं कर लोगे, जब तक आप उसके एक तरीके से रीजनेबल कनेक्ट नहीं ढूंढोगे, उस बात को आप मानने के लिए तैयार नहीं होगे। यही रीज़न होता है कि दुनिया में जो ज़्यादा साइंटिफिक लोग होते हैं या जो बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, उन्हें जो है वो ज़्यादा दुनिया संसार सागर में नहीं पढ़ते। उसका एक रीज़न होता है कि ज़्यादातर क्या होता है, कहीं अंधविश्वास है, कहीं धर्म के नाम पर वो हो रहा है, कहीं किसी के नाम पर हो रहा है, तो उन्हें बड़ा बेकार सा लगता है, ठीक है कि नहीं। तो वो इसलिए वो अपनी दुनिया में रहना पसंद करते हैं। संदेश पहुंचाने के लिए माध्यम क्या है, तो ये अपनी सारी इंद्रियां क्या है, संदेश पहुंचाने के लिए माध्यम। तो दृष्टि, सुनना, स्पर्श, स्वाद, गंध, संदेश भेजने के लिए उपयुक्त में से कोई भी, ठीक है, इनमें से सब ये संदेश भेजने के लिए एक माध्यम का कार्य करती हैं, ठीक है। अगला, स्कूल में सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करने वाले एक शिक्षक के पास कौन से गुण होने चाहिए। पूर्वाग्रह से मुक्त। मेरे प्यारे दोस्तों, पूर्वाग्रह क्या होता है? पूर्वाग्रह का मतलब है कि आपने स्टीरियोटाइप पहले ही आपने, जैसे आप पहले ही किसी आदमी को ना जानते हैं, ना आप किसी बच्चे को जानते हैं, आपने किसी के बारे में पहले से ही अपनी धारणा बना ली कि वो तो ऐसे लोग होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर समाज में नहीं होते कि सब वो फलानी समाज का है तो यार वो तो ऐसे ही होंगे वो लोग, है ना। तो ये पूर्व धारणा है, जो स्टीरियोटाइप है, क्या है, इससे दूर। जैसे महिलाएं वो मैथ में कमजोर होती हैं, एक जी क्या स्टीरियोटाइप ही तो है, समझ में आ रही बात के नहीं। तो ये ध्यान रखना। जैसे जो है गरीब तबके के बच्चे होते हैं, तो वो तो पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर होते हैं, या पढ़ाई लिखाई ज़्यादा उनका ध्यान नहीं रहता है ना, ये सब चीज़ें कई लोग करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इन पूर्वाग्रह से मुक्त हो, एक सक्रिय सामाजिक विवेक, योग्यता धारक और पद्धति में विशेषज्ञ होना चाहिए। पद्धति माने मेथड, जो टीचिंग मेथड्स है, यानी कि वो टीचिंग प्रोसीजर्स है, उसको बहुत अच्छा आना चाहिए। अत्यधिक योग्य, ज्ञानी हो, इतिहास और भूगोल का पर्याप्त ज्ञान हो, तो इतिहास ही भूगोल का हो केवल, तो वहाँ तो समझ बात की नहीं, पूरी सबका हो टीचिंग प्रोसेस। आपको कंटेंट के ज्ञान होने से या ज्ञान होने से केवल आप अच्छे शिक्षक नहीं बन जाते हैं, आप किस प्रकार से बच्चे को फैसिलिटेट करते हैं वो चीज़ महत्वपूर्ण है, ठीक है, ना कि कंटेंट का। तो आपने देखा होगा ना, कई लोग बहुत महान होते हैं, लेकिन कंटेंट ऑफ डिलीवरी, यानी कि वो जो मैंने पढ़ाने का जो तरीका होता है उनका बहुत ही जटिल और बहुत वैसा होता है, तो बच्चे समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। तीसरा परिवार, समुदाय, राज्य, राष्ट्र और दुनिया की व्यापक समझ हो, ठीक है। तो ये भी तो ज्ञान ही है, तो ज्ञान से कुछ नहीं है। आप टीचर है तो आप बच्चे को किस तरीके से डील कर रहे हो, या बच्चों को किस तरीके से आप पढ़ा रहे हो, वो महत्वपूर्ण है ना। उसके प्रशिक्षण में अर्थशास्त्र, राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास शामिल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन ये केवल एकमात्र थोड़ी कारक है, तो ये सारे कारक होने चाहिए, ठीक है। ऊपर ये ऑप्शन ठीक है। सेलमन के अनुसार सामाजिक परिप्रेक्ष्य में कौन से आयु वर्ग में स्वरूप लेते हैं, ठीक है। सेलमन के अनुसार सामाजिक परिप्रेक्ष्य कौन से आयु वर्ग में स्वरूप लेते हैं। सामाजिक सोशल जो पर्सपेक्टिव्स हैं वो आते हैं 14 से 22 के वाले, ठीक है। इनका जो एक थ्योरी है मैं इसको आपको करवा दूंगा, ठीक है, सेलमन की थ्योरी पूरी। आगे, कहानी सुनाने में से कौन सा उद्देश्य पूरा किया जा सकता है, तो सीधी सी बात है, अन्य विषय के क्षेत्रों के साथ प्रदर्शन का समन्वय करना। तो कहानी सुनाने में प्रदर्शन कहाँ करते हैं, संवेदी क्षमता विकसित करना, ये ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन ठीक, वो ऑप्शन ठीक है, लेकिन आंसर तो अपन देखेंगे। सस्वर, देखो, सरल स्वर शैली और स्वर परिवर्तन, स्वरों, व्यंजनों, अक्षरों और घबराहटपूर्ण आवाज़ों का उपयोग करके मौखिक रूप में व्यक्त करना, ठीक है। तो ये सब चीज़ों में क्या है, इसमें सब चीज़ समाहित हो गई, ठीक। कहानी सुनाने कौन सा उद्देश्य पूरा, ये सब चीज़ें उद्देश्यों को पूरा किया जा सकता है कि बच्चा स्वर व्यंजन में अंतर समझेगा, स्वर परिवर्तन, शैली, ठीक है, सरल स्वर, कठिन स्वर, घबराहटपूर्ण आवाज़ को समझ पाएगा, यहाँ पर कि जो वक्ता है वो घबरा गया, यहाँ पर तेजी कर गया, ये सब चीज़ों को आप क्या कर पाओगे, फाइंड कर पाओगे, समझ पाओगे, यदि आप क्या कर रहे हो, यदि आप एक तरीके से कहानी सुनाने के उद्देश्य को पूरा, ये सारे उद्देश्य हो सकते हैं कहानी सुनाने के, ठीक है। बागवानी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य पूरा किया जाता है, तो बागवानी माने हॉर्टिकल्चर, तो कौन सा, तो ज्ञान और समझ आधारित उद्देश्य, ज्ञान, देखो सब चीज़ें, क्योंकि देखो ज्ञान भी चाहिए आपको बागवानी करने, समझ भी होनी चाहिए, एप्लीकेशन भी चाहिए, और स्किल का मतलब क्या होता है, स्किल का मतलब होता है जब किसी काम को करने में हमारी मांसपेशियाँ जो होती हैं, साइकोमोटर जो है वो कॉग्निटिव एनर्जी, एक तरीके से स्किल अपना जब लगता है तो उसे हम स्किल कहते हैं, उसे हम कौशल कहते हैं, ठीक है। तो ज्ञान समझ प्रयोग, इनसे आधारित उद्देश्य सारे पूरे होंगे, ठीक है, माने ब्लूम के तीनों ही, क्योंकि इसमें एप्लीकेशन कर रहे हैं ना अपन, तो एप्लीकेशन में सब कुछ चाहिए आपके लिए, ठीक है। अगला, इतिहास, भूगोल, सांस्कृतिक अध्ययन, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, मानव विज्ञान आदि जैसे विषयों के संयोजन के माध्यम से किसी स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। तो ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं, ये आते हैं सोशल स्टडीज़ के अंतर्गत आते हैं, सारे विषय आते कि नहीं आते। अच्छा, आप बताओ साइंस के अंतर्गत कौन आते हैं, विज्ञान के अंतर्गत, तो विज्ञान के अंतर्गत आते हैं मैथ, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, है ना, ये सब के अंतर्गत आते हैं, विज्ञान के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और एग्रीकल्चर भी इसी के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना,
ठीक है, तो ये स्ट्रीम पूछ रहा है कि आपको इस स्ट्रीम में क्या चीज़ आती है। कक्षा में पर्यावरण विज्ञान को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक को कौन सी सर्वोत्तम रणनीति के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए? चिंतन, युग्मन, आदान प्रदान तकनीक। ठीक है, माने बच्चा दो बच्चे आपस में क्या करें, युग्म बना लें और थिंकिंग करें। उच्च स्तरीय चिंतन माने उच्च में हायर ऑर्डर थिंकिंग। ठीक है, गतिविधि आधारित शिक्षण। ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग या पुस्तक आधारित दृष्टिकोण। देखो, कक्षा में पर्यावरण विज्ञान को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक को कौन सी सर्वोत्तम रणनीति का उपयोग? सर्वोत्तम रणनीति होती है इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच। ठीक है, इंक्वायरी के बच्चा खुद ज्ञान को का जो है डिस्कवरी करे, खुद खोजे, खुद बातचीत करे, खुद उसके बारे में समझे, और तो ये सबसे अच्छी तरीका होता है। ठीक है कि नहीं। नीचे दिए गए कथन 1 और 2 पढ़ें और सही विकल्प चुनें। विश्लेषण विधि में हम अज्ञात से ज्ञात तक जाते हैं। सबसे पहली बात, एक होती है संश्लेषण विधि, एक होती है विश्लेषण विधि। देखिए, विश्लेषण विधि में हम अज्ञात से ज्ञात तक जाते हैं। ठीक है, कि माने आपको अज्ञात माने कुछ पता नहीं है, और अपन ज्ञात की हो जाते हो, हमें ज्ञात हो जाता है। बिल्कुल सही बात है कि जैसे कोई समस्या है, उसको हमें पता नहीं कि ये क्या है। जैसे मान के चलो एक आपको क्वेश्चन, मतलब कोई भी क्वेश्चन दिया, तो आपको पता नहीं है ना कि ये कैसे सॉल्व होगी, फिर आपने उसमें विश्लेषित किया उसको, फिर धीरे धीरे करेगा, और फिर आपको पता चल गया अच्छा ये कि ऐसे होगा, ये इसका आंसर है, इसकी ये आंसर है। तो क्या अज्ञात से ज्ञात की ओर जा रहा है? बिल्कुल ठीक है। संश्लेषण विधि हम ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं। क्या संश्लेषण विधि में हम ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं? तो देखिए, संश्लेषण विधि में बिल्कुल सत्य है, ज्ञात होता है और फिर हम अज्ञात की ओर बढ़ते हैं। जैसे हमें पता है कि ये चीज़ है, तो हम फिर इस चीज़ ये कैसे आई, उसका हम क्या करते हैं, फिर जो है विश्लेषण करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो दोनों कथन सत्य हैं। क्या? दोनों कथन सत्य है। मैंने बताया था ना आपको कि दोनों ही सही है, कि संश्लेषण विधि में हम ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं। ओलंपिक में कौन से खेल खेले जाते हैं? तो बॉक्सिंग, बैडमिंटन, हॉकी, जूडो, शूटिंग। अब देखो, ये वैसा क्वेश्चन है एकदम, समझ रहे। तो ओलंपिक में कौन से खेल खेले जाते हैं? तो क्रिकेट। देखो, अब क्रिकेट नहीं खेला जाता, तो जिनमें भी क्रिकेट है बैठा दो। तो फुटबॉल, तैराकी, टेबल टेनिस, तीरंदाजी। ठीक है ना, टेबल टेनिस, तैराकी और फुटबॉल। तो देखो, फुटबॉल नहीं खेली जाती हो, क्रिकेट नहीं खेला जाता है, तो क्रिकेट हटा दो। तो क्रिकेट के लिए क्या होता है? वर्ल्ड कप होता है ना, पता है अपन को, ICC वर्ल्ड कप। फुटबॉल के लिए फीफा होता है अलग से। तो ठीक है, तो ये तो हटा दो। और बास्केटबॉल, शतरंज, तो रिले रेस और मैराथन। तो देखो, मैराथन नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसे करके ये 3 हटा देंगे ऑप्शन। तो भाई ये कॉमन सेंस है दोस्तों। अगर आप करंट अफेयर पढ़ते हो लगातार, ठीक है, तो ये कॉमन सेंस है, ये आप लगा लो। अगर क्रिकेट नहीं होता है, फुटबॉल नहीं होती इसमें लगे, और यहाँ पे मैराथन नहीं होती है ना, तो ये सब ध्यान रखो। तो ऑप्शन नंबर दूसरा। तो भाई ये है एलिमिनेशन मेथड, है ना। जब आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आप 3 ऑप्शन में देखो क्या कमी है, हर ऑप्शन में तो क्या कमी है, तो कमी मिल गई ना आपको एक एक, क्योंकि ठीक है, तो आपने हटा दिए। तो ये है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है। अगला, सामाजिक प्राकृतिक पर्यावरण के महत्वपूर्ण पहलुओं की खोज करके सामाजिक और प्राकृतिक पर्यावरण के संदर्भ में मानव कल्याण के बारे में जागरूकता का विकास करना और इनके विभिन्न पहलुओं को समझना छात्रों के कौन से शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है? तो अपने देखो, वातावरण की बात कर रहे हैं ना, आसपास के समाज, वातावरण सब कुछ आता है, तो पर्यावरण अध्ययन या इन्वायरमेंटल जो है स्टडीज़ की बात, EVS या इन्वायरमेंट स्टडीज़ की बात कर रहा है। ठीक है, ये सीधी सीधी बात है। सामाजिक, प्राकृतिक, पर्यावरण, तो ये सब चीज़ आती है इसमें। ठीक है, सोशल, नेचुरल, है ना, और इसमें वो क्या बोलते हैं, कल्चरल, सब, और सब प्रकार का जो इस आसपास का वातावरण, ये सब इसमें सम्मिलित होते हैं। पर्यावरणीय शिक्षा को लागू करने में प्रमुख बाधाएं क्या हैं? योग्य प्रशिक्षित पर्यावरणीय शिक्षक की कमी। बिल्कुल ठीक बात है, ये बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, कठोर विशेषज्ञता, तो ये क्या है कि प्रमुख बाधाएं क्या है? तो बाधा थोड़ी है कठोर विशेषज्ञता। शिक्षकों की कमी, ठीक है, और जो है अंतर अनुशासनिक प्रकृति। तो अंतर अनुशासन में इंटर, अभी इंग्लिश में पता चलेगा कि क्या है। ठीक है, इंटर, तो ये जो है ये होना चाहिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा पर अपना ABD, शिक्षकों की कमी को ये नहीं मार रहे हैं। ठीक है, तो ये हो सकता है कि मतलब गलत हो। ठीक है, तो मुझे तो इसका आंसर गलत लग रहा है। ठीक है, शिक्षकों की कमी भी है पर्यावरण की शिक्षक की। रुकना एक बार पढ़ लूँ। पर्यावरणीय शिक्षा को लागू करने में प्रमुख बाधाएं क्या हैं? पर्यावरणीय शिक्षा को लागू करने में प्रमुख बाधाएं क्या हैं? तो योग्य प्रशिक्षित पर्यावरणीय शिक्षक की कमी। हाँ, ठीक है, ठीक, ये सही है। माने ये बाधा जो है, ये बाधा है। ठीक है, ये कमी है। कठोर विशेषज्ञता, ये भी बाधा है। ठीक है, शिक्षकों की कमी, तो ये भी बाधा है कहीं ना कहीं, कोई शिक्षक है ही नहीं। तो अंतर अनुशासनिक प्रकृति,
तो ये तो है ही, क्योंकि वो जो पर्यावरण है वो प्रत्येक सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ विषय है। तो अगर एक व्यक्ति को पर्यावरण पढ़ाना है तो प्रत्येक सब्जेक्ट का ज्ञान होना चाहिए, और चूंकि ये कम देखने को मिलता है शिक्षकों में, तो ये भी एक बाधा है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ABCD जो कि ऑप्शन नहीं है, तो अब जो मानना है वो मान लो, ABD है तो ABD ही मान लेते हैं अपन। ठीक है, ठीक है। तो शायद इन्हें शिक्षकों की कमी उससे जोड़ दी है, किससे? व्यवस्था से। ये व्यवस्था की कमी है, और ये पर्यावरण शिक्षा की कमी नहीं है। ठीक है, शायद। हम कक्षा में कला का शिक्षण कैसे दे सकते हैं? हम कक्षा में कला का शिक्षण कैसे दे सकते हैं? आर्ट एजुकेशन या आर्ट जो है टीचिंग कैसे करा सकते हैं? ऐसी विभिन्न गतिविधियों और खेल प्रदान करना जो उनसे और उनके वास्तविक जीवन के अनुभवों से संबंधित। बिल्कुल ठीक है। देखो NCF की बात हम देखो कि हमें क्या करना है, बच्चे के जो ज्ञान है उसको उसके वास्तविक वातावरण के साथ जोड़ना। ये सबसे बेस्ट तरीका है, जब भी जो ऑप्शन आए तो ये आंसर लगाना। ऐसी कला रूप प्रदान करना जिसका वे अनुकरण कर सकते हैं, तो इमिटेशन कर सकें यार केवल, तो ये तो गलत है ना। बच्चा भी खुद करे ना, इनोवेटिव थिंकिंग करे बच्चा, है ना। विभिन्न कला रूपों के उदाहरण देना, इससे क्या होगा? कला प्रदर्शन की वीडियो दिखाना, तो ये तो एक इमिटेशन या आप रटवा रहे हो, है ना। इसमें कोई ऐसा कुछ है नहीं है रचनात्मक। निम्नलिखित में से क्या अस्वीकृत बच्चों को सकारात्मक सामाजिक व्यवहार की नकल करने में मदद करता है? तो देखो, सबसे निम्नलिखित में से क्या अस्वीकृत बच्चों की, माने जो डेप्रीव्ड हैं, आज जो समाज उनको स्वीकार नहीं करती हैं, तो उनको सामाजिक व्यवहार की नकल या मॉडलिंग करने में में मदद करता है? तो वो कहलाती है मॉडलिंग। क्या कहलाती है? मॉडलिंग कहलाती है। ठीक है, कोचिंग डांटना, ये आप जानते हो कोचिंग क्या होती है? मॉडलिंग। सकारात्मक सामाजिक व्यवहार को मजबूत करना, ऐसा नहीं। तो मॉडलिंग मतलब दूसरे के व्यवहार को नकल करना। मॉडलिंग का अर्थ होता है दूसरे के व्यवहार को नकल करना, मॉडलिंग कहलाती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित सिफारिश किसने दी? प्राथमिक से माध्यमिक चरणों तक स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा अनिवार्य विषय होना जारी रखना चाहिए। माने प्राथमिक से माध्यमिक चरणों तक स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा अनिवार्य रूप से। ये NCF 2005, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। जब आप पढ़ोगे ना NCF के जो नेशनल फोकस ग्रुप है, सही में एजुकेशन, वो फोकस ग्रुप है उससे फिजिकल एजुकेशन संबंधित, तो उसमें ये बात की गई है। ठीक है, तो ठीक है, चलते हैं दोस्तों आगे। ये मतलब रटी बात है एकदम। समकक्ष स्वीकृति पहलू में जिन बच्चों को कभी कभार ही सकारात्मक या नकारात्मक रूप से चुना जाता है उन्हें क्या कहते हैं? तो समकक्ष स्वीकृति पहलू में जिन बच्चों को कभी कभार ही सकारात्मक या नकारात्मक रूप से चुना जाता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें उपेक्षित बच्चे कहते हैं। क्या कहते हैं? उपेक्षित बच्चे कहते हैं। ठीक है, और जिन्हें हमेशा ही चुना जाता है सबसे आगे, उन्हें लोकप्रिय बच्चे कहते हैं। ठीक है, अस्वीकृत बच्चे क्या होते हैं? जिन्हें हम स्वीकार ही नहीं करते, उन्हें हम ग्रुप में लेते ही नहीं हैं। ठीक है, विवादग्रस्त बच्चे क्या होते हैं? जो संदिग्ध बच्चे होते हैं ना, झगड़ालू प्रकृति के बच्चे, उन्हें विवादग्रस्त बच्चे कहते हैं। ठीक है, क्या पढ़ाते हुए शिक्षकों को जनसंख्या, कानून, संसाधन, खाद्य और पोषण, संरक्षण, प्रदूषण संबंधी चिंताओं के मुद्दों को जो है ध्यान में रखना चाहिए? ये सारे टॉपिक किससे जुड़े हैं? सारे EVS में आती हैं। क्योंकि देखो, अगर बात करोगे आप कानून, तो ये फिर पॉलिटी हो गई। ठीक है, जनसंख्या भी पॉलिटी हो गई, संसाधन एनवायरनमेंट कह सकते हैं अपन, है ना, या विज्ञान कह सकते हैं, खाद्य और पोषण, संरक्षण ये बायोलॉजी कह सकते हैं, प्रदूषण संबंधी। तो ये क्या है, एक तरीके से ये अलग अलग जो है क्या बोलते हैं, डोमेन से लिए गए हैं ये सारे टॉपिक। तो ये EVS है। EVS का फुल फॉर्म होता है एनवायरमेंट स्टडीज। ठीक है, जब एक शिक्षिका छात्रों को एक त्रिभुज बनाने के लिए कहती है तो वह किस मूल्य को मन में बैठाने की कोशिश करती है? तो जब एक शिक्षिका छात्रों को एक त्रिभुज बनाने के लिए कहती है तो वह किस मूल्य को मन में बैठाने की कोशिश करती है? ठीक है, तो क्या कहती है? जब एक शिक्षिका छात्रों को एक त्रिभुज बनाने के लिए कहती है तो समय निष्ठता, नम्रता, लैंगिक समानता, तो तीनों ही ने तो स्वच्छता, माने वो अच्छा चित्र बनाए। ठीक है क्या नहीं? इसलिए इंग्लिश में शायद इसका ये था, जहाँ तक मुझे मालूम है कि बिल्कुल मतलब क्लीन एंड, वो तो वो स्वच्छता की बात करें कि मतलब अच्छे से बनाओ, है ना। नीचे दिए गए कथन को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। कथन, सभी कलाएं अच्छी कलाएं हैं, मध्यस्थ कला जैसा कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल सही कथन है। कला, प्रत्येक कला एक कला होती है, ना कोई अच्छी कला होती है, ना कोई बुरी कला होती है, ना ही कोई मध्यस्थ कला होती है, ना ही कोई निम्न कला होती है, ना ही कोई उच्च कला होती है। अब कला अपने आप में एक कला होती है। ठीक है दोस्तों, यह कथन बिल्कुल सत्य है। तो आपको क्या पढ़ना है इसके लिए? आर्ट एजुकेशन आप पढ़ोगे, NCF में जो थोड़ा दिया हुआ है, या आप पढ़ोगे फोकस नेशनल फोकस ग्रुप। ठीक है, जब आर्ट एजुकेशन पढ़ोगे तो उसमें डाट ये बात कही गई है। ठीक है, पर्यावरण की समग्र समझ तथा प्राकृतिक और मानव निवास के बीच मौजूद अंतर संबंधों को छात्रों को क्रियान्वयन गतिविधियों के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है, जैसे कि
जल निकाय उपबंध, संसाधन संरक्षण, परिरक्षण, पर्यावरणीय प्रभाव का महत्व, आपदा प्रबंधन, प्रदूषण आदि। दिए गए सभी विकल्प को हम पढ़ा सकते हैं। ठीक है, कैसे? पर्यावरण की समझ तथा प्राकृतिक और मानव निवास के बीच मौजूद अंतर संबंधों को छात्रों को क्रियान्वयन गतिविधियों के माध्यम से पढ़ाया। बिल्कुल इन सब चीज़ों के द्वारा हम पढ़ा सकते हैं कि एक दूसरे कैसे जो है क्रियान्वयन एक दूसरे जुड़े हुए हैं। ग्रोथ स्पॉट आर प्रोमिनेंट इन हैंड्स एंड लेग्स ऑफ अर्ली एडोलसेंस ड्यू टू डेस्क डेवलपमेंट। देखो क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जैसे बच्चा जब एक तो शुरुआत में बढ़ता है, उसका जो शरीर का जो आकार बढ़ता है, जब बचपन जब जो क्या होता है जब जो है चाइल्डहुड होता है तब बढ़ता है, और तब वो क्या फॉलो करता है कि उसका आप देखोगे कि सर से लेके पैर की ओर उसकी जो है विकास बढ़ता है। ठीक है, और केंद्र से पर्दे की ओर। लेकिन क्या होता है कि आप देखना जब बच्चे कोई भी जब एडोलसेंस होता है, किशोर होता है, किशोर में आप देखेंगे कि उसके पैर बढ़ेंगे फिर हाथ बढ़ेंगे। ये देखा होगा आपने, उसके पैर बढ़ने लगते हैं अचानक से जो है जब शुरुआती उसमें एडोलसेंस अवस्था में, अर्ली एडोलसेंस माने पूर्व किशोरावस्था में आप देखोगे कि बच्चों के पैर बढ़ते हैं, फिर उसके जो क्या बढ़ जाते हैं, केवल क्या बढ़ जाते हैं, हाथ बढ़ते हैं। तो इसे ये क्यों हो रहा है, ये क्या है? तो ये है रिवर्स, ये सेफेलोकॉडल है। तो उल्टा हो गया, माने रिवर्स सेफेलोकॉडल हो गया, माने पहले पैर बढ़े फिर हाथ बढ़े। समझ बात कि नहीं? ये होता है रिवर्स सेफेलोकॉडल। रिवर्स सेफेलोकॉडल यही होता है कि जो एक बालक होता है, एक बच्चा होता है, एक मानव का बच्चा होता है, वो बाल्यावस्था में तो सेफेलोकॉडल फॉलो करता है, यानी कि पहले सिर से पैर की ओर चीज़ें विकसित होंगी ज़्यादा या बढ़ेंगी। लेकिन जैसे ही किशोरावस्था आती है तो किशोरावस्था में उल्टा हो जाता है कि पैर और जो है हाथों में पहले जो है वृद्धि होती है, फिर बाद में और सब चीज़ों में मतलब ऊपर की चीज़ों में वृद्धि होती है। ये देखा जाता है, इसे कहते हैं रिवर्स सेफेलोकॉडल कहते हैं। पर्यावरण शब्द का अर्थ क्या है? देखो मेरे प्यारे दोस्तों, इन्वायरमेंट या पर्यावरण एक फ्रेंच शब्द है, इन्वायरनर। क्या है? इन्वायरनर, ENVIORNER। तो इन्वायरनर से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है टू एंड ऑस, माने हमारे चारों ओर। तो चारों ओर या आसपास का अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो ये है। तो यदि पूछा जाएगा पर्यावरण या इन्वायरमेंट किस शब्द से मिलकर बना है, तो आपको फ्रेंच शब्द इन्वायरनर, ENVIORNER, इन्वायरनर से मिलकर बना है, इसका अर्थ होता है टू एंड। अगला क्वेश्चन अगले सेगमेंट का, स्कूल परिसर में छात्रों के लिए क्या खतरनाक हो सकता है? कम हवादार कक्षाएं। ठीक है, कम हवादार कक्षाएं खतरनाक नहीं हो सकती, मतलब लेकिन उनको नुकसान इतनी नहीं होंगे। लेकिन अस्वस्थकर खाद्य पदार्थ बिल्कुल ठीक है। यदि कोई भी ऐसा खाद्य पदार्थ रखा हुआ है स्कूल में कि जो कैसा है, अच्छा नहीं है, तो बच्चों में क्या होती है, हर चीज़ खा लेते हैं, मुंह में डाल लेते हैं वो, या खाने का प्रयास करते हैं, तो हो सकता है कि उनको बहुत ज़्यादा जो है नुकसान हो जाए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, संतोषजनक स्वच्छता, टूटा फर्नीचर, तो सबसे ज़्यादा खतरनाक होगा अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थ। ठीक है, चलें अब स्कूल में स्वस्थ शारीरिक वातावरण बना। वैसे ये जो है क्वेश्चन है, ये संदिग्ध क्वेश्चन है। ठीक है, स्कूल परिसर में छात्रों के लिए क्या खतरनाक नहीं हो सकता का होना चाहिए था क्वेश्चन ये, और इसमें आंसर बनता संतोषजनक स्वच्छता, क्योंकि ये 1, 2 और जो चौथा है वो तो नेगेटिव है, माने हो सकता है खतरनाक, और जो तीसरा है वो खतरनाक नहीं हो सकता है। तो जहाँ तक मेरा ये मिसप्रिंट हुआ है और ये वापस हुआ होगा क्वेश्चन। ठीक है, एक बात बता दूं, DTPLS की विशेषता होती है कि इसके बहुत सारे क्वेश्चन गलत जो है छपते हैं, बहुत सारे नहीं, मतलब बहुत 5 या 10 क्वेश्चन मिलेंगे, और 5 से 10 क्वेश्चन की आंसर की ये गलत जारी करते हैं और जिस पर सुधारते भी नहीं हैं। ठीक है, ये बिल्कुल जैसे मैथ में देखने को बताऊंगा मैं आपको, मिलेंगे जब करवाऊंगा मैं अभी। ठीक है, तो ये शायद होना चाहिए था ये क्वेश्चन। ठीक है, मिसप्रिंट है। स्कूल में स्वस्थ शारीरिक वातावरण बनाने के लिए किसकी सहमति आवश्यक है? तो स्कूल प्रशासक, बिल्कुल सही बात है, जो भी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी अनुमति होना चाहिए। माता पिता, छात्र और स्वास्थ्य विशेषज्ञ, इन सब चीज़ों का जो क्या होगा, कोऑर्डिनेशन के द्वारा ही हम एक जो है स्वच्छ शारीरिक वातावरण बनाने के लिए जो है सहभागिता की ज़रूरत होती है। इन सब का सहभागी होना जरूरी है, तभी एक स्कूल में स्वच्छ शारीरिक वातावरण बन सकता है। देखो, प्राथमिक स्कूल शिक्षक की प्रमुख जिम्मेदारियां प्रभावी ढंग से संवाद करना है, ताकि प्रबंधन से संबंधित मुद्दों के बारे में स्कूल प्रबंधन की कठिनाइयों और समस्याओं को सूचित करना बिल्कुल ठीक है। माता पिता के साथ प्रभावी और विश्वसनीय प्रबंधन बनाने के लिए बिल्कुल जो है ठीक, ये भी ठीक है। स्कूल और घर के बीच 2 तरफा माध्यम बनाने के लिए, ठीक है, स्कूल घर, ये भी ठीक है। ठीक है, और स्कूल कार्यक्रमों और छात्र प्रगति के बारे में परिवारों के
को बताना के इसके साथ साझा करना, ये हुआ जी आगे। तो ये 3 ठीक हैं, लेकिन ये हमारा BCD। तो प्रबंधन से संबंधित, अब देखो यहाँ पे इसलिए है कि एक प्राथमिक स्कूल शिक्षक की, तो शिक्षक की बात कर रहे हैं, तो जो प्रबंधन की जो बात है वो आनी चाहिए हेड मास्टर को, ठीक है, जो मुख्य शिक्षक है उसको। तो इसलिए ये एक ऑप्शन नहीं मार रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, यदि वो लिखते कि एक जनरल बात तो फिर चारों सही थे, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो तब भी लेकिन मेरा ये मानना है कि प्रबंधन संबंधित मुद्दों के बारे में स्कूल प्रबंधन की कठिनाइयों और समस्याओं को सूचित करना, ये काम होता है SMC का, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का, ठीक है। तो शायद, ठीक है, ये काम टीचर का या शिक्षक का नहीं होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, इसलिए BCD आंसर है। स्कूल के निर्णयकर्ताओं के रूप में किसे MSC में अभिभावक प्रबंधकों के चुनाव में मतदान करना या खड़ा होना चाहिए? क्या लिखा है जी? SMC, अच्छा SMC माने स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के अभिभावक प्रबंधकों के चुनाव में मतदान करना या खड़ा होना चाहिए, और स्कूल क्या कर रहा है और इसे कैसे चलाना चाहिए इसके बारे में सुझाव देना चाहिए। इसका ये कौन करना, ये माता पिता का काम है कि वो SMC के चुनाव में कोई कौन खड़े होते हैं, माता पिता, ठीक है, उन्हें खड़ा होना चाहिए, और स्कूल में क्या चल रहा है, कैसे होना चाहिए और क्या क्या हो सकता है, इन सब चीज़ों पे सुझाव मान प्रबंधन संबंधित वो काम होता है जो अभिभावक हैं बच्चों के, उनका, ठीक है, और वो इसके सदस्य होते हैं। SMC का फुल फॉर्म होता है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। इसमें 50% आरक्षण होता है, किसका, महिलाएं होती है, 50% कौन होते हैं, पुरुष होते हैं, ठीक है। लोकप्रिय असामाजिक बच्चों को आमतौर पर क्यों ऐसा नाम दिया जाता है? तो अकादमिक और सामाजिक क्षमता दिखाने के लिए, समकक्षों के साथ संवेदनशील होते हैं, एथलेटिक और शारीरिक रूप से नहीं, वयस्कों के अधिकारों को चुनौती देना। तो ये क्या, क्योंकि ये जो वयस्क हैं उनके अधिकारों को चुनौती देना है अगर आपने ऐसा करा। लोकप्रिय असामाजिक बच्चों को आमतौर पर क्यों ऐसा नाम दिया जाता है? तो क्योंकि ये वयस्कों के अधिकारों को चुनौती देते हैं, ठीक है। विषयगत कार्य शिक्षा के तहत छात्रों को उत्पादक कार्य परिस्थितियों दी जानी चाहिए, जिनसे कौन से क्षेत्र से लेना चाहिए? तो इन्हें कौन से क्षेत्र से लेना चाहिए? स्वास्थ्य और स्वच्छता, मनोरंजन और सामुदायिक सेवाओं से लेने चाहिए। तो विषयगत कार्य शिक्षा आपको सिखाना है तो आप इन चीज़ों से मुद्दे उठा सकते हैं, इनमें उनको कार्य करवाना चाहिए, क्योंकि ये उसके जो है आसपास के चीज़ें, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं और बेसिक चीज़ें हैं। किसमें विकसित होने वाली दक्षताओं में आवश्यकता आधारित जीवन गतिविधियों के माध्यम से ज्ञान, समझ, व्यावहारिक कौशल और मूल्य शामिल होने चाहिए? तो किसमें विकसित होने के लिए होने वाली दक्षताओं और आवश्यकता आधारित जीवन गतिविधियों के माध्यम से ज्ञान। तो जीवन गतिविधियां, तो क्या इसे कहते हैं हम, क्या जो है वर्क एक्सपीरियंस, क्या कहते हैं इसे, वर्क एक्सपीरियंस के माध्यम को मूल्य शामिल होने चाहिए। तो वर्क एक्सपीरियंस के साथ ये सब चीज़ें हम करनी चाहिए। किसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसका आयांत्रिक स्वरूप है, ठीक है, जिसका अर्थ है कि बच्चे अपने हाथों से काम करते हुए सीखेंगे, उसे कहते हैं हम कार्य शिक्षा, ऐसे कहते हैं वर्क एजुकेशन। बच्चे स्वयं करके यहाँ पर सीखते हैं और बच्चों में बोरिंग नहीं होता है, क्योंकि बच्चे सीख रहे हैं खुद करके। बाद में स्कूल प्रबंधन समिति माने SMC को किसके माध्यम से नीति में लिखा गया? तो बता SMC किसमें बढ़ लेते हैं? तो वो है RTA एक्ट 2009 में SMC की बात की जाती है, और शायद सेक्शन जो है वो है कितना, 25 या 25, ठीक है, जहाँ तक मुझे ध्यान है, गलत भी हो सकता है, देख लेना दोस्तों, ठीक है। तो अगला, ग्रामीण इलाकों में छात्रों के लिए जोखिम कारक कौन से हैं? तो ठोस ईंधन का घर के भीतर धुआं, वायु प्रदूषण। तो देखो, अब देखो जो लीड से संपर्क और जो दूसरा ठोस ईंधन के रूप में भीतर धुआं, जलवायु, ये सब आ गए, वायु प्रदूषण, असुरक्षित पानी और स्वच्छता, ये सब जो है जोखिम कारक के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये गाँव में कम स्वच्छता रहती है, असुरक्षित पानी पीते हैं लोग, और वायु प्रदूषण भी होता है ज़्यादा, ठीक है, और जल प्रदूषण भी। स्कूल प्रबंधन एक प्राथमिक शिक्षक से किसमें प्रभावी होने की मांग करता है? दिए तो प्रभावी निर्देश माने बच्चे को जो शिक्षक है वो जो इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन दे, वो पढ़ाए, इफेक्टिव तरीके से पढ़ाए, है ना। तो ये पहला ठीक है। सृजनात्मक प्रतिक्रिया बिल्कुल सही है। कंस्ट्रक्टिव जो है रिस्पॉन्स जो है टीचर का होना चाहिए, ठीक है। आत्म अनुशासन बिल्कुल ठीक है। सेल्फ डिसिप्लिन, ये नहीं कि 10 बजे के बाद 12 बजे आ रहे हैं ना, और ठंडे के दिनों में बाहर कुर्सी डाल के जो है महिलाएं बहुत करती हैं, क्या करती हैं, तो स्वेटर बुन रही हैं ना, बच्चों को ख़राब कर रही हैं, सास ससुर और जो इन्हें उनकी बातें करती रहती हैं, ठीक है, और बच्चों का भविष्य ख़राब करते रहते हैं। तो यह दिए गए सही विकल्प ठीक है। शिक्षकों की दक्षताओं और ज्ञान को विकसित करने और उसमें सुधार लाने के लिए डिजाइन किए गए सेमिनार, कार्यशालाएं,
सम्मेलन, कक्षाएं, प्रदर्शनियां आदि इत्यादि किसमें शामिल है? ये है सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण। तो जब आप सेवाकालीन दो, एक तो सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण, जो डीएड बीएड होती है ना, ये होती है सेवा पूर्व, क्योंकि अभी हम सेवा में नहीं है, यानी कि हम अभी शिक्षक नहीं है, गवर्नमेंट ने अपॉइंट नहीं किया, इसे कहते हैं सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण। और जब हम बन जाते हैं, जब हम होते हैं, जब हम टीचर हैं और तब हमें प्रशिक्षण जो दिया जाता है, चलती है ट्रेनिंग है, कहते हैं टीचर, उसे कहते हैं सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण। ठीक है जी, समझ में आई? तो ये है सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण। छात्रों को स्वास्थ्य शिक्षा देने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो बच्चों को सिखाया जा सकता है कि वे अपने छोटे भाई बहनों को अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना सिखा सकते हैं। स्वास्थ्य परियोजनाएं देकर, डॉक्टर का साक्षात्कार, अस्पताल में जाना, तो ये सबसे अच्छा तरीका कि आपको हम सिखा रहे, तो बच्चे क्या सोचते हैं, हम उसको सिखाएंगे तो वो जल्दी सीख लेते हैं कि हमें भी सीखना चाहिए। एक स्वस्थ शारीरिक स्कूल पर्यावरण क्या है? तो बिना किसी खतरे का स्कूल परिसर, अच्छी जगह पर स्कूल परिसर, तो केवल अच्छी जगह ही नहीं है ना, हर चीज़ अच्छा होना चाहिए। तो बिना किसी खतरे का स्कूल परिसर, ये सबसे अच्छा है। अच्छी बुनियादी सुविधाओं की एक तो परिसर, तो बुनियादी सुविधाओं के अलावा अच्छा टीचर भी हो, है ना, हर चीज़ अच्छी हो वहाँ पर, तो वही बात है। तो ये ब्रॉड मतलब एक बहुत विस्तृत, तो इसमें सबको समाहित हो गया ऑप्शन नंबर 2 में, इसलिए ये ऑप्शन है। अब एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या है? तो देखो मेरे प्यारे दोस्तों, एक होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा, एक होता है एनोरेक्सिया बुलिमिया। ठीक है, या ठीक है, बुलिमिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया बुलिमिया। तो एक होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा, जो इसमें पूछा गया है। एनोरेक्सिया बुलिमिया एक तरीके से एक जो है एक विकार है जो तंत्र में होता है, तंत्रिका तंत्र की वजह से होता है। इसमें क्या होता है कि एक ज़्यादा लड़कियों में होता है। इसमें क्या होता है कि इस लड़कियों को ज़्यादातर या सब लड़कों में कम होता है कि उसे अपनी फिगर या अपनी जो शारीरिक फिगर है, जो अपनी फिजिक है, उसके बारे में गलत धारणा हो जाती है। उसे लगता है कि मैं बहुत मोटी हो रही हूँ या बहुत मोटा हो रहा हूँ, और वो इस इतनी हावी हो जाता है ये बात उसके माइंड पे कि वो खाना खाना ही छोड़ देता है। क्या कर देता है? खाना खाना ही छोड़ देता है, और कई बार तो इतना कम खाना खाता है कि वो मर ही जाता है। तो ये खाने का विकार है। ये होता क्यों है? क्योंकि तंत्रिका तंत्र से संबंधित विकार है। इसमें जो बच्चा होता है उसको अपनी फिजिक या शारीरिक आकृति के बारे में जो है गलत धारणा हो जाती है। उसे लगता है कि मैं बहुत मोटा हो रहा हूँ, वो इतना कम खाना शुरू कर देता है कि वो उसकी डेथ भी हो सकती है। इसे एनोरेक्सिया नर्वोसा कहते हैं। और एक होता है एनोरेक्सिया बुलिमिया। एनोरेक्सिया बुलिमिया में इतना ज़्यादा खाता है कि उसे उल्टी होती है। उसे उल्टी खाने के बाद उल्टी करने वाला मज़ा आता है, तो उसे ये आदत पड़ जाती है। उसे लगता है कि भयंकर खाना खा लो फिर उल्टी करो, तो उल्टी करने में उसको आनंद की अनुभूति होती है। तो माने यानी कि इसमें ज़्यादा खाना खाता है एनोरेक्सिया बुलिमिया में। ठीक है, तो ये दोनों ही खाना से संबंधित विकार है और दोनों ही मैंने समझा दिए। ठीक है, तो ये खाने का विकार है। ठीक है, शोध से पता चला है कि क्या छात्र उपलब्धि के कई संकेतकों पर सकारात्मक प्रभाव डालता है, जिसमें निम्न शामिल हैं: उच्च श्रेणी और परीक्षण अंक, उच्च स्तरीय कार्यक्रमों में नामांकन और स्कूल छोड़ने का कम दर। तो माता पिता की सहभागिता इन सब चीज़ों में बहुत महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, स्कूल के प्रति माता पिता का अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण समृद्ध डैश से हो सकता है। तो स्कूल सामुदायिक भागीदारी, देखो जब समाज भाग लेती है स्कूल के साथ, उसे कहते हैं हम स्कूल कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, है ना। तो इसके लिए स्कूल सामुदायिक भागीदारी है। इसलिए माता पिता को किससे जोड़ा जाता है? स्कूल से जोड़ा जाता है। हमें बच्चों के लिए पर्यावरण सुरक्षा की आवश्यकताएं क्यों होती हैं? बच्चे अधिक शरारती होते हैं और खुद को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, वयस्कों की तुलना में बच्चे रासायनिक, शारीरिक और जैविक खतरों के प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभावों के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकते हैं। इसलिए हमें ज़्यादा उनकी क्या करना चाहिए? ये सबसे ब्रॉड वो है, तो ये सही आंसर है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। द डायरेक्ट इन्वॉल्व ऑफ प्राइमरी स्कूल टीचर्स इन स्कूल मैनेजमेंट प्रोसेस इज एक्सपेक्टेड इन फॉलोइंग वेज एक्सेप्ट पॉलिसी मेकिंग। मैंने पॉलिसी मेकिंग को छोड़कर सब चीज़ें हम एक प्राइमरी टीचर से क्या कर सकते हैं, मैंने एक अपेक्षा रख सकते हैं कि वो कोर्स मैनेजमेंट करे, एडमिशन एंड एनरोलमेंट को ध्यान रखे, कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन करके चले। तो ये कर सकते हैं। लेकिन पॉलिसी मेकिंग जो की याद है, वो पॉलिसी मेकिंग करते हैं जो एजुकेशन के क्या होते हैं, मैनेजमेंट यानी जो एजुकेशन मैनेजमेंट से जुड़े लोग होते हैं, उनका काम होता है, सरकार का काम होता है ये काम करना, है ना। विभिन्न संस्थानों का काम होता है जो इसका काम है, NCERT करती है ना, ज़्यादातर NCERT है ना। एक शिक्षक ने छात्रों को उनकी स्वयं समझ विकसित करने के लिए गतिविधियों को तैयार किया। उनमें निम्न में से किसका अपवाद हो सकता है?
समय का प्रबंधन, क्योंकि एक शिक्षक ने छात्रों को उनकी स्वयं समझ विकसित करने के लिए गतिविधियां तैयार की, तो उसमें समय का प्रबंधन, जिसमें निम्न में से किसका अपवाद हो सकता है, तो समय का प्रबंधन हो सकता है कि ना कर पाए वो, ठीक है। तो दोस्त बनाना, भावनाओं की पहचान करना, भावनाओं को व्यक्त करना, ये सब होगा, लेकिन हो सकता है कि समय का प्रबंध ना हो पाए, ठीक है, क्योंकि समय ज़्यादा लगता है एक्टिविटी में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने ये पूरा जो 100 नंबर की पेडागोजी करा दी इन 2 वीडियो में, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा, आप लगातार सुनते रहें, और जो भी इम्प्रूव करना है आप कमेंट कर सकते हैं कि आप ये इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं जो मैथ, जो इस ई पेपर का मैथ, रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश जो लेकर आ रहा हूँ, मैं उसको लिखित लेके आ रहा हूँ, मैं लिख लूँगा, उसकी प्रयास कर रहा हूँ मैं कि फ़ोटो खींच के और लगा लूँगा, और मैं लगातार आपको समझाता चला जाऊँगा, ठीक है दोस्तों। तो जय हिंद दोस्तों, देखते रहिए, बढ़ावा दीजिए। अब मैं बिल्कुल उतर आया हूँ मैदान में, आपको लगातार वीडियो मिलेंगे डेली 4-4, 5-5 घंटे के। जो लोग रियल में कुछ करना चाहते हैं, आखिरी 2 साल, 1 साल या 2 साल हैं, ये 2023 का चुनाव है, ठीक है। 23 और 24 का है केंद्र, मतलब 23 का है MP में विधानसभा का, और 24 में है लगभग किसका, केंद्र सरकार यानी कि लोकसभा का। इन 2 चुनाव के पहले केंद्र स्तर पर बहुत सारी जॉब आएंगी और मध्य प्रदेश में बहुत सारी जॉब आएंगी, तो एक ही मौका है। अपन तो टीचिंग लाइन से जुड़े हुए लोग हैं, तो मोटिवेटेड रहिए, बिल्कुल भी खोए मत रहिए, क्योंकि आपकी एक गलती आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगी। पर तो अगली पंचवर्षीय चुनाव में जो है आपका नंबर लगेगा 5-7 साल बाद, जब तक आप अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाओगे कहीं पे भी, ना तैयारी को इतनी लंबी खींच पाओगे। तो दोस्तों, आप यदि गंभीर हैं तो आप आज से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए, मेरे साथ ये पेपर लगाइए। जिसको पेपर चाहिए वो मेरे व्हाट्सएप पर 8770176932 पर व्हाट्सएप कर सकता है, मैं ये पेपर उसको भेज दूंगा, और यदि आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, ठीक है, शुभरात्रि।